नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की जो हिंदी की किताब है लोक भारती, उसमें 8वीं जो विधा दी गई है गजल, उसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं 8वीं विधा गजल। गजल यह जो विधा है यह मानिक वर्मा द्वारा रची गई विधा है। कक्षा 10वीं की किताब में जो 8वीं विधा दी गई है गजल मानिक वर्मा द्वारा रचित, उसके बारे में जानकारी लेते हुए पहले हम कवि का परिचय यहाँ पर देखेंगे। परिचय में उनका जन्म 1938 उज्जैन मध्य प्रदेश। परिचय हास्य व्यंग के सशक्त हस्ताक्षर मानिक वर्मा जी वाचिक परंपरा में प्रमुख स्थान रखते हैं। आपके व्यंग बड़े ही धारदार होते हैं। आपकी गजलें बहुत ही प्रेरणादायी होती है। प्रमुख कृतियाँ: गजल मेरी इबादत है, आखिरी पत्ता, गजल संग्रह, आदमी और बिजली का खंबा, महाभारत अभी जारी है, मुल्क के मालिकों का जवाब दो आदि यह उनकी प्रमुख कृतियाँ है। पद्य संबंधी इस पद्य के बारे में यहाँ पे दिया गया है। प्रस्तुत गजल के अधिकांश शेरों में वर्मा जी ने हम सबको जीवन में निरंतर अच्छे कर्म करते हुए आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया है। गजलकार ने संदेश देते हुए कहा है कि अपने रूप रंग से सुंदर दिखने के बजाय अपने कर्मों से सुंदर दिखना आवश्यक है, और यही बात उन्होंने इस पद्यांश के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहला पद्यांश जो यहाँ पे दिया गया है। प्रस्तुत पद्यांश गजल में मानिक वर्मा ने हमें निरंतर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा दी है। कवि का मानना है कि बाहरी रंग रूप तो अस्थायी होता है, सुंदरता हमारे विचारों में, हमारे कामों में होनी चाहिए, और यही संदेश इस गजल के माध्यम से, कविता के माध्यम से मानिक वर्मा हमें दे रहे हैं। तो चलिए देखते हैं पहला पद्यांश जो यहाँ पे दिया गया है। आपसे किसने कहा स्वर्णिम शिखर बनकर दिखो, शौक दिखने का है तो फिर नींव के अंदर दिखो। यह दो पंक्तियों में कवि हमसे कहते हैं कि चमचमाते शिखरों को तो सभी देखते हैं, उनकी शान की प्रशंसा भी लोग करते हैं। लोग समाज में इन शिखरों के समान ही सम्मान पाना चाहते हैं, परंतु वास्तव में देखा जाए तो इन शिखरों से अधिक महत्व है उन ईंटों और पत्थरों का जिनके कारण ये शिखर बन सके हैं। यदि नींव की ईंटों ने गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार न किया होता तो इन शिखरों का अस्तित्व ही न होता। यही बात इन दो पंक्तियों की सहायता से मानिक जी हमें समझाना चाहते हैं। यदि गुमनामी के अंधेरे में वह नींव की ईंट गुमनामी के अंधेरे में रहना स्वीकार नहीं करते तो यह शिखर बनता ही नहीं। इसलिए वे कहते हैं कि यदि हम समाज के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रशंसा और वाहवाही का लोभ त्याग कर नींव की ईंटों के समान कुछ अच्छा और सुदृढ़ काम करें। अच्छा काम करने के लिए हमें इन दो पंक्तियों में कवि प्रेरित करते हैं। अगली दो पंक्तियों में कहा है, चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो, और अगर बैठो कहीं तो मील का पत्थर दिखो। चल पड़ी तो गर्द बनकर आसमानों पर लिखो। यदि आप मंजिल की ओर अग्रसर है तो अपने अच्छे कर्मों के कारण उसी प्रकार आसमानों तक छा जाओ जैसे आंधी आने पर पृथ्वी से आकाश तक धूल ही धूल दृष्टिगोचर हो जाता है। अर्थात आपके द्वारा किए गए अच्छे कामों का प्रभाव और चर्चा हर तरफ हो, और यदि आप मंजिल की ओर बढ़ते हुए मार्ग में कहीं बैठ जाते हो तो मील के पत्थर के समान बनो। मील का पत्थर जिस प्रकार एक पथिक को अपने मंजिल की ओर बढ़ते समय सहायता करता है, उसी प्रकार क्रियाशील न होते हुए भी आप दूसरों की मदद करो, ऐसा उन्होंने कहा है। सिर्फ देखने के लिए दिखना कोई दिखना नहीं। आदमी हो तुम अगर तो आदमी बनकर दिखो। सिर्फ दिखाने के लिए हमें दिखना नहीं है। ईश्वर ने हमें मनुष्य जीवन दिया है। हमारा उद्देश्य केवल सजना, संवरना और सुंदर दिखना नहीं होना चाहिए।
हमारे द्वारा दिए गए काम सुंदर होने चाहिए। ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। समाज में सभी के प्रति हमारा व्यवहार ऐसा हो कि सारा संसार हमें एक अच्छे मनुष्य के रूप में जाने। यही बात इन्होंने मानिक जी वर्मा ने यहाँ पे हमें बताई है। जिंदगी की शक्ल जिसमें टूटकर बिखरे नहीं, पत्थरों के शहर में वो आईना बनकर दिखो। हमें ऐसी शख्सियत बनना चाहिए कि कैसा भी प्रतिकूल परिस्थिति क्यों न हो, हम विचलित न हो, बिना टूटे बिना बिखरे हर परिस्थिति का डट कर सामना करें, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसा उन्होंने कहा है। आपको महसूस होगी तब हर एक दिल की जलन जब किसी धागे सा जलकर मोम के भीतर दिखो। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने हर दुख तकलीफ को समझें। जैसे मोमबत्ती का धागा सदा उसके साथ रहता है, उसके साथ जलता है, उसी प्रकार जब हम दिन दुखियों की पीड़ा को समझेंगे तो उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगे। इस प्रकार हम अपना मानव धर्म निभा पाएंगे। यही उन्होंने पहले पद्यांश के माध्यम से हमें बताया है। इसके बाद पहले पद्यांश पर आधारित कृतियां यहाँ पर हम देखेंगे। दूसरा पद्यांश एक जुगनू ने कहा है, मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते हुए फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। दूसरे पद्यांश में मानिक वर्मा जी ने कहा है कि एक जुगनू ने कहा है कि मैं भी तुम्हारे साथ हूं, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो। जब वक्त हमारा साथ न दे रहा हो, हर तरफ असफलता है धुंध के समान छाई हो, निराशा रूपी अंधकार का साम्राज्य हो, ऐसे समय में एक छोटी सी आशा की किरण भी बहुत बड़ा सहारा बन सकती है। ठीक उसी प्रकार जैसे घने अंधकार में चमकता हुआ जुगनू तुम्हें भी निराश हताश लोगों के मन में आशा की किरण जगाना चाहिए। एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, अगर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। सभी मनुष्यों के लिए समाज में रहने के लिए कुछ सीमाएं हैं जिनका हमें पालन करना होता है, तभी समाज हमें और हमारे व्यवहार को स्वीकार करता है। अगर तुम चाहते हो कि लोगों में तुम्हारी कोई पहचान बने, तो जिस प्रकार सिप के अंदर मूल्यवान मोती छिपा होता है, उसी प्रकार तुम्हें समाज के कल्याण के लिए श्रेष्ठ कर्म करने चाहिए। तुम्हारी यह कल्याण भावना तुम्हें एक पहचान देगी, सम्मान देगी। यदि कोई तुम्हें एक पहचान और सम्मान देगी। डर जाए फूल बनने से कोई नाजुक कली, तुम ना खिलते फूल पर तितली के टूटे पर दिखो। यहाँ पे कवि ने कहा है कि यदि कोई कोमल कली फूल बनने से डर रही हो, कली जानती है कि उसके खिलते ही तितली उसका रस चूसने के लिए आएगी और फूल बनी कली को परेशान करेगी। तुम फूल को तितली से बचाने का प्रयास करो, अर्थात उसके डर को दूर करने में उसकी मदद करो। आखिरी दो पंक्तियों में कहा है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में, मैं जिसे देखूं उसी में तुम मुझे अक्सर दिखो। यह संसार जो है ना, मनुष्यों का एक सागर है। भीड़ में जाने अनजाने अनगिनत चेहरे हर तरफ दिखाई देते हैं। हे ईश्वर, मैं चाहता हूं कि मैं जिसे भी देखूं मुझे उसी में तुम नजर आओ। तुम तो सर्वव्यापक हो। ऐसा आखिरी दो पंक्तियों में मानिक जी वर्मा हमें कहते हैं। तो इस तरीके से यह दूसरा पद्यांश हमने यहाँ पे देखा है। अभी इस पद्यांश पर आधारित कृतियां हम देखेंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं अविनाश पटेल आप सभी का ई लर्निंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 10वीं की 8वीं जो विधा दी गई है गजल मानिक वर्मा द्वारा रचित, उसकी कृतियां हम यहाँ पर देखेंगे।
तो चलिए पहला पद्यांश हम यहाँ पर देखते हैं। पद्यांश क्रमांक 1, जो आपसे किसने कहा से लेकर मोम के भीतर देखो, यहाँ तक पहला पद्यांश दिया गया है और उस पर आधारित सूचनाओं के अनुसार कृतियाँ हमें अभी करनी है। पहली कृति नंबर 1, आकलन कृति। उसमें पहला सवाल दिया गया है, विधानों के सामने सत्य असत्य लिखिए। यहाँ पे हमें विधान दिए जाएंगे और उनके सामने सत्य और असत्य लिखने हैं 2 अंकों के लिए। पहला विधान इस प्रकार यहाँ पे दिया गया है, स्वर्णिम शिखर बनकर जीना ही जीना है। यह जो विधान है, वाक्य है, तो इस कविता की सहायता से, इस पद्य की सहायता से हम कह सकते हैं कि यह असत्य विधान है। दूसरा विधान यहाँ पे दिया है, मील का पत्थर बनकर जीना अच्छा नहीं है, तो यह जो है यह असत्य विधान है। तीसरा विधान यहाँ पे दिया गया है, मोमबत्ती के धागे जैसा जीवन जियो, यह विधान सत्य है। और चौथा विधान यहाँ पे दिया गया है, जिंदगी टूटकर नहीं दिखानी चाहिए, जिंदगी टूटकर नहीं दिखानी चाहिए, बिखरनी चाहिए भी यहाँ हम कह सकते हैं, यह विधान सत्य है यह भी। उसके बाद अगला सवाल, दूसरा इस पर सवाल है, आकृति पूर्ण कीजिए। एक आकृति दी गई है, कवि के अनुसार ऐसे दिखो। तो इस पहले पद्यांश में कवि ने हमें किस प्रकार दिखने के लिए कहा गया है वह हमें लिखना है। तो पहला इस प्रकार हम बता सकते हैं, नींव की तरह दिखने के लिए कवि हमें कह रहे हैं। नंबर 2 जो है मील का पत्थर बनने के लिए कह रहे हैं। नंबर 3 जो है आदमी बनकर जीने के लिए वे हमें कह रहे हैं। और नंबर 4 जो है आईना बनकर दिखने के लिए वह हमें कह रहे हैं। तो इस प्रकार हम कवि के अनुसार नींव की तरह, मील का पत्थर, आदमी बनकर और आईना बनकर यह आकृति हम पूरी कर सकते हैं। उसके बाद दूसरी जो कृति है आकलन कृति, इसमें पहला सवाल दिया गया है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। तो हमें प्रश्न तैयार करने हैं। पहला शब्द है आईना। तो आईना उत्तर आने के लिए हमें एक प्रश्न यहाँ पे तैयार करना है। इस प्रकार हम तैयार कर सकते हैं, पत्थरों के शहर में क्या बनकर दिखना चाहिए, तो उसका जवाब आईना आएगा। नंबर 2 आसमान। आसमान उत्तर आने के लिए हमें सवाल तैयार करना है। तो इस प्रकार गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए, गर्द बनकर कहाँ लिखना चाहिए, उसका जवाब आसमान यह आएगा। इस प्रकार हम प्रश्न तैयार कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल है, एक शब्द में उत्तर लिखिए। सवाल दिया गया है, पत्थर के शहर में यह बनकर दिखना है, तो उसका जवाब हम आईना लिख सकते हैं। दूसरा सवाल, दिखने का शौक है तो यह बनो, तो न्यू यह एक शब्द में उसका उत्तर हम लिख सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो कृति होती है भावार्थ पर आधारित, सवाल दिया गया है, निम्नलिखित पंक्तियों से प्राप्त जीवन मूल्य लिखिए। हमें यहाँ पे पंक्तियां दी गई है, उसका जीवन मूल्य लिखने के लिए कहा गया है। पहली पंक्ति दी गई है, सिर्फ देखने के लिए टिम्ब टिम्ब बनकर दिखो। तो इस काव्य पंक्ति से प्राप्त होने वाला जीवन मूल्य हमें लिखना है। इसका जवाब हम इस प्रकार लिख सकते हैं, ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस श्रेष्ठ मानव जीवन में हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए, हमें मानवीय गुणों को अपनाना चाहिए। हमारा कोई भी काम ऐसा न हो जो मानवता के दायरे से बाहर हो। तो यह जो जीवन मूल्य है, महत्वपूर्ण जीवन मूल्य, इस पंक्ति से हमें प्राप्त होता है। दूसरी पंक्ति यहाँ पे दी गई है, आपको महसूस से लेकर भीतर दिखो। यह जो पंक्ति है, इससे कौन सा जीवन मूल्य हमें प्राप्त होता है, तो इस प्रकार का जीवन मूल्य हम लिख सकते हैं। हमें प्रत्येक मानव से सहानुभूति रखनी चाहिए। यह तभी संभव हो सकेगा जब हम उनके हर दुख तकलीफ को समझे, उसे दूर करने का यथासंभव प्रयास करें। तो इस प्रकार हम दोनों पंक्तियों का जीवन मूल्य लिख सकते हैं। इसके बाद दूसरा जो पद्यांश है, निम्नलिखित पद्यांश पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। पहली कृति दी गई है आकलन कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। मनुष्य से अपेक्षाएं, मनुष्य से कौन सी अपेक्षा है यहाँ पे दूसरे पद्यांश में व्यक्त की गई है, वह दोनों अपेक्षाएं हमें यहाँ पे लिखनी है। पहली अपेक्षा हम लिख सकते हैं मानवीय गुणों को अपनाना, और दूसरी अपेक्षा हम लिख सकते हैं निराश और हताश लोगों के मन में आशा की किरण
जगाना, यह दोनों अपेक्षाएं हम लिखकर इस प्रकार यह आकृति पूर्ण कर सकते हैं। उसके बाद दूसरा सवाल दिया गया है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। यहाँ पे हमें विधान दिया गया है और विकल्प दिए गए हैं। विकल्प चुनकर हमें उस विधान को पूरा करना है। पहला विधान दिया है, वक्त की इस धुंध में तुम टिम्ब टिम्ब बनकर दिखो। तो इसके लिए पर्याय दिए गए हैं, विकल्प दिए हैं, सितारा, चिराग और रोशनी। तो हम यहाँ पे रोशनी यह लिखकर वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, इस प्रकार हम यह वाक्य पूरा कर सकते हैं सही विकल्प की सहायता से। दूसरा विधान है, हम सभी के लिए एक टिम्ब टिम्ब है। इसके लिए पर्याय दिए हैं, विकल्प दिए हैं, दुनिया, मर्यादा और मंच। तो इसका जवाब मर्यादा, यह शब्द हम वहां पे लिख सकते हैं, हम सभी के लिए एक मर्यादा है। तीसरा वाक्य इस प्रकार दिया है, कोई टिम्ब टिम्ब कली फूल बनने से डर जाए। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोई, विकल्प जो दिए गए हैं, छोटी, सुंदर और नाजुक। नाजुक शब्द हम वहां पे लिख सकते हैं। और चौथा विधान जो है, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस टिम्ब टिम्ब में। तो यहाँ पे भी 3 विकल्प दिए हैं, भीड़, संसार और घर। तो यहाँ पे भीड़ यह शब्द हम लिख सकते हैं, कोई ऐसी शक्ल तो मुझको दिखे इस भीड़ में। और जो शब्द हम यहाँ पे जो विकल्प चुनकर यहाँ पे लिख रहे हैं उनको हमें अधोरेखांकित करना है। उसके बाद कृति नंबर 2 दी गई है, आकलन कृति। आकृति पूर्ण कीजिए। यहाँ पे आकृति के लिए सवाल दिया गया है, गजल में प्रयुक्त प्राकृतिक घटक। इस गजल में कौन कौन से प्राकृतिक घटक आए हैं उनके बारे में हमें लिखना है। तो पहला घटक जो है फूल हम लिख सकते हैं। उसके बाद तितली, यह भी प्राकृतिक घटक है, मोती, और चौथा जो है सिप। तो यह चारों प्राकृतिक घटक हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद अगला जो सवाल है, जिनके उत्तर निम्न शब्द हो ऐसे प्रश्न तैयार कीजिए। हमें ऐसे प्रश्न तैयार करने हैं जिनका उत्तर निम्न शब्द हो। तो यहाँ पे 4 शब्द दिए गए हैं, पहला भीड़, उसके बाद जुगनू, तितली और मोती। तो यह चारों शब्द जवाब आने के लिए, उत्तर आने के लिए हमें सवाल तैयार करने हैं। तो पहला भीड़ जवाब आने के लिए हम इस प्रकार सवाल तैयार कर सकते हैं, कवि अक्सर किसी शक्ल को कहाँ देखना चाहता है। दूसरा जुगनू जवाब आने के लिए इस प्रकार का सवाल हम बना सकते हैं, वक्त की धुंध में साथ रहने को किसने कहा। तो जुगनू ने, यह जवाब उसका आ सकता है। तीसरा शब्द है तितली, और तितली उत्तर आने के लिए कवि खिलते हुए फूल के स्थान पर कहाँ दिखने को कहता है। प्रश्न तैयार करते हुए हमें ध्यान में रखना है कि आखिर में हमें प्रश्न चिन्ह भी वहां पे लगाना है। चौथा जो शब्द है मोती, मोती के लिए मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए। यस, मोती को किसके अंदर दिखना चाहिए, यह एक सवाल यहाँ पे है। तो इस प्रकार का सवाल हम बना सकते हैं। उसके बाद तीसरी जो कृति है, भावार्थ के लिए दी गई एक कृति है, उपरोक्त पद्यांश की प्रथम 4 पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। जो दूसरा पद्यांश है उसकी प्रथम 4 पंक्तियों का हमें भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। तो प्रथम जो 4 पंक्तियां है, वह प्रथम 4 पंक्तियां, एक जुगनू ने कहा है तभी तुम्हारे साथ हूँ, वक्त की इस धुंध में तुम रोशनी बनकर दिखो, एक मर्यादा बनी है हम सभी के वास्ते, गर तुम्हें बनना है मोती सिप के अंदर दिखो। तो यह जो 4 पंक्तियां हैं इनका हमें भावार्थ लिखने के लिए कहा गया है। इसका जवाब हमें इस प्रकार लिख सकते हैं, कवि कहता है कि अंधकार में जुगनू की दुम से निकलने वाले मामूली प्रकाश का भी बहुत महत्व होता है, क्योंकि वह स्थिति को बदलने के लिए कुछ प्रयास तो करता है, उससे प्रेरणा लेकर कोई सामने आकर बड़ा प्रयास तो करे। किसी काम को करने और प्रतिष्ठा पाने की एक सीमा है। अगर किसी व्यक्ति को सचमुच कुछ महत्वपूर्ण कार्य करके अपने आप को प्रतिष्ठित करना है तो इसके लिए असह्य कष्ट सहने पड़ते हैं। सिप के अंदर बूंद को मोती जैसा अमूल्य रत्न बनने के लिए बहुत कष्ट उठाना पड़ता है। मनुष्य को भी कष्ट उठाकर श्रेष्ठ कार्य करना चाहिए, तभी वह चमकता है। इस प्रकार यह पहली जो 4 पंक्तियां हैं इनका भावार्थ हम लिख सकते हैं। तो दोस्तों, आज यहाँ पे हमने गजल, इस पद्य पर आधारित कृतियाँ पद्यांशों की सहायता से यहाँ पर हमने जानने का प्रयास किया है। आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शैक्षणिक वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।